मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता बीएससी पार्ट 2 पेपर 1 थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। कल हमने ऊष्मागतिकी के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को पढ़ा था। आज हम ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम जो है वह हमें किसी भी निकाय के ताप के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। जैसा कि अगर हम कंसीडर करें, इस चित्र के अनुसार हमने दो निकाय लिए, एक निकाय ए, दूसरा निकाय बी। ये दोनों निकाय एक दूसरे से हमने चित्र में देख सकते हैं, रुद्धोष्म दीवार के द्वारा हमने इनको सेपरेट आउट किया है। रुद्धोष्म दीवार का मतलब, इसका मतलब निकाय ए निकाय बी के साथ किसी भी प्रकार की ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने एक और तीसरा निकाय कंसीडर किया, सी, जिसको हमने नाम दिया। यहाँ हमने देखा कि निकाय ए और निकाय बी दोनों ही निकाय सी के साथ एक ऊष्मा पार्य दीवार यानी डायथर्मिक वॉल से जुड़े हुए हैं। डायथर्मिक वॉल से जुड़े होने का क्या मतलब है? यह ऊष्मा पार्य दीवार का क्या मायने है? ऊष्मा पार्य दीवार का यह मायने है कि निकाय ए से निकाय सी में ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है। उसी प्रकार बी से सी में या सी से बी में ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जब निकाय ए निकाय सी के साथ साम्यावस्था में है, अर्थात जब निकाय ए और निकाय सी एक दूसरे के साथ तापीय साम्यावस्था में है, उसी प्रकार निकाय बी और निकाय सी भी यदि अलग एक दूसरे के साथ तापीय साम्यावस्था में है। कहने का तात्पर्य है कि अगर ए निकाय और बी निकाय दोनों अलग अलग रूप से निकाय सी के साथ तापीय साम्यावस्था में हैं, तब निकाय ए और बी निकाय सी के साथ भी तापीय साम्यावस्था में ही होंगे। ऐसी स्थिति में हम इस ऊष्मागतिक निकाय को परिभाषित कर सकते हैं, ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम को परिभाषित कर सकते हैं कि यदि दो निकाय ए और बी पृथक पृथक किसी निकाय सी के साथ तापीय साम्यावस्था में हो तो वे परस्पर भी तापीय साम्यावस्था में होंगे। अर्थात ए यदि सी के साथ, बी भी यदि सी के साथ तापीय साम्यावस्था में है तो ए और बी भी आपस में एक दूसरे के साथ तापीय साम्यावस्था में होंगे। यही ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम है। ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम ही हमारी ताप की अभिधारणा का मूल है। तीनों निकायों में कौन कौन से तीनों निकाय, ए, बी और सी, तीनों निकाय जो कि तापीय साम्यावस्था को निर्धारित कर रहे हैं, उसमें भौतिक राशि क्या है? उसमें भौतिक राशि ताप है। अर्थात यदि कोई दो निकाय तापीय साम्यावस्था में होते हैं तो उनका ताप समान होगा। अगर दो निकाय तापीय साम्यावस्था में नहीं है तो उनके ताप अलग अलग होंगे, उनके टेम्परेचर अलग अलग होंगे। इसीलिए ऑल्टरनेटिव रूप में हम ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि प्रत्येक ऊष्मागतिक निकाय के साथ एक अदिश राशि ताप को संबद्ध किया जा सकता है यदि दो निकायों के तापीय साम्यावस्था के लिए उनके ताप का समान होना एक आवश्यक और पर्याप्त शर्त है। अब हम कंसीडर करेंगे कि यदि हम निकायों की अन्योन क्रिया को पढ़ना चाहें तो उनको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि जितने भी भौतिक निकाय हैं, उन भौतिक निकायों को हम दो प्रकार के निकायों में डिवाइड कर सकते हैं, एक सूक्ष्म निकाय, दूसरा हमारा स्थूल निकाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूक्ष्म निकाय मतलब माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का मतलब क्या है कि सूक्ष्म निकाय में हमारे पास कणों की संख्या स्थूल निकाय की अपेक्षा कम होती है, लेकिन इस निकाय की जो सूक्ष्म अवस्थाएं हैं उनको हम क्वांटम संख्याओं के समुच्चय के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो हम कंसीडर करें कि हमारे पास कोई परमाणु है। उस परमाणु में हम क्या देखते हैं कि सेंटर में हमारे पास एक नाभिक होता है, उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में होता है। ऐसे सूक्ष्म निकाय को यदि हम ऊष्मागतिक
गतिकी में उनकी अवस्थाओं को परिभाषित करना चाहें तो हमको उस इलेक्ट्रॉन की अवस्थाओं को परिभाषित करने के लिए 4 क्वांटम संख्याओं के समुच्चय को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि उन क्वांटम संख्याओं के समुच्चय के आधार पर ही हम सूक्ष्म अवस्थाओं को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि हमारे परमाणु, जिस भी परमाणु को हमने कंसीडर किया है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में हो, मे बी वो सेकेंड ऑर्बिट में हो, मे बी वो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में हो। तो इसका मतलब एक चीज़ जो निर्धारित करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन की, वह क्या है कि उसका कौन सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उसका ऊर्जा स्तर कौन सा है, उसके करस्पॉन्डिंग जिस भी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन है उसका क्या एंगुलर मोमेंटम है। उस एंगुलर मोमेंटम के साथ हम ये कंसीडर करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सी स्पिन में स्पिन कर रहा है, स्पिन अप है या स्पिन डाउन है। इसके तहत हम किसी भी सूक्ष्म निकाय को 4 क्वांटम संख्याओं के सेट, 4 क्वांटम संख्याओं के समुच्चय के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जिनको हम n, l, ml और ms से रिप्रेजेंट करते हैं। ml और ms हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड दिस इज स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यदि मान लो हमारे पास हम कंसीडर करें कि कौन कौन से पार्टिकल्स हैं जिनको हम सूक्ष्म निकाय में कंसीडर कर सकते हैं, या कौन कौन से सिस्टम्स हैं जिनको हम सूक्ष्म निकाय में कंसीडर कर सकते हैं, तो हम कहते हैं हमारे अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, ये सभी सूक्ष्म निकाय के ही उदाहरण हैं। सूक्ष्म निकाय के बाद हम बात करते हैं स्थूल निकाय की। स्थूल निकाय को हम इंग्लिश में कहते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। सूक्ष्म निकाय में हमने माना था कि इलेक्ट्रॉन कणों की संख्या कम होती है, लेकिन स्थूल निकाय में हमारे पास कणों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। स्थूल निकाय में यदि मान लो हम किसी भी निकाय की स्थूल अवस्था को परिभाषित करना चाहते हैं तो हम ये जानते हैं कि उसके ऊपर उसको एक्सटर्नल पैरामीटर्स जो हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा, इनके द्वारा हम इनको परिभाषित करते हैं। स्थूल निकायों की अन्योन क्रिया को यदि मैं लूँ तो हम ये कंसीडर करते हैं, पहली एक और चीज़ हम कंसीडर कर लें कि स्थूल निकाय में कणों की संख्या सूक्ष्म निकाय की अपेक्षा ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि स्थूल अवस्था हमारी बहुत सारी सूक्ष्म अवस्थाओं से मिलकर ही बनता है। तो अंडरस्टूड है, जब सूक्ष्म अवस्थाओं से मिलकर बनेगा तो स्थूल निकाय में हमारे पास कणों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। जब कणों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो हम जानते हैं कि आपस में कणों के मध्य अन्योन क्रिया होंगी, और उन अन्योन क्रिया में हम कंसीडर करते हैं कि सूक्ष्म निकाय, स्थूल निकाय में जो कि बहुत सारे सूक्ष्म निकायों से मिलकर बना हुआ है, उनमें अन्योन क्रिया किस प्रकार से होगी। जैसा कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है कि मेरे पास 2 स्थूल निकाय हैं, जिनमें से एक को मैंने ए से नॉमेनक्लेचर कर दिया, दूसरे को मैंने ए डैश से डिफाइन कर दिया। अन्योन क्रिया होने का क्या मतलब, म्यूचुअल इंटरेक्शन होने का क्या मायने है? म्यूचुअल इंटरेक्शन होने के मायने हैं कि ए और ए डैश मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स में ऊर्जा का एक्सचेंज हो सकता है। अब ऊर्जा का एक्सचेंज ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ने आधी आधी ऊर्जा एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करी हो, ऐसा भी हो सकता है एक ने 10% करी है, दूसरे ने 90% करी है, एक ने 20% किया, 80% किया, 30% और 70% एक्सचेंज भी हो सकता है, इनके रिवर्स भी हो सकते हैं। तो हमने बहुत सारा किसी भी सिस्टम में, किसी भी स्थिति में हमने कंसीडर किया कि ए और बी के मध्य जो है, जो सॉरी नॉट ए और बी, ए और ए डैश के बीच में ऊष्मा का विनिमय हो सकता है, क्योंकि ये परस्पर म्यूचुअल इंटरैक्शंस कर रहे हैं। अब हमारे पास इन दोनों के इंटरैक्शन करने से जो कंबाइंड निकाय हुआ, उस कंबाइंड निकाय को हमने माना कि ए स्टार से डिनोट कर दिया, और इस ए स्टार को हमने कहा कि ये ए स्टार हमारा एक ए प्लस ए डैश जो 2 स्थूल निकाय हैं इनसे मिलकर बना हुआ है, और ये निकाय हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम है। जब ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका मतलब क्या है कि इसकी कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। ऐसे निकाय जिसमें बहुत कणों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, उनका अध्ययन सामान्य तौर पर हम सांख्यिकी में करते हैं। सांख्यिकी में करते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि कणों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमने यहाँ ये कंसीडर किया कि हमारे पास
ए और ए डैश जो हमने दो निकाय लिए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों में ऊष्मा का जो विनिमय है, ऊर्जा का जो विनिमय है, ऊर्जा का जो एक्सचेंज है वो इक्वल हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब ए और ए डैश के बीच में किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन होगा तो उस इंटरेक्शन में वो 100% या उस इंटरेक्शन में आवश्यक रूप से ऊर्जा का आदान प्रदान करेंगे। मान लो हमने कंसीडर किया कि चूंकि हमारे पास ए और ए डैश में पार्टिकल्स की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चूंकि सभी सदस्य हमारे पास समान हैं इन कॉम्बिनेशंस में, तो हम प्रायुक्तता के आधार पर जो संयुक्त निकाय हमारे पास ए डैश है उसकी माध्य ऊर्जा विनिमय को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमने कंसीडर किया कि मान लो हमारे पास जो निकाय था जिसको हमने स्थूल निकाय ए कहा, अन्योन क्रिया करने से पूर्व हमारे पास ए निकाय की जो ऊर्जा है, माध्य ऊर्जा है, उसको मैं यदि ई आई से प्रदर्शित कर दूं और स्थूल निकाय आई ए डैश की जो अन्योन क्रिया से पूर्व माध्य ऊर्जा है उसको मैंने ई आई डैश से प्रदर्शित कर दिया। जब दोनों निकायों ने आपस में ऊर्जा का एक्सचेंज किया तो ए निकाय की माध्य ऊर्जा के मान में भी परिवर्तन हुआ और ए डैश निकाय में भी माध्य ऊर्जा के मान में परिवर्तित हुआ। अन्योन क्रिया के पश्चात माना कि ए निकाय की माध्य ऊर्जा ई एफ हो गई और ए डैश निकाय की माध्य ऊर्जा ई एफ हो गई। चूंकि हमारे पास दोनों का जो संयुक्त निकाय है वो आइसोलेटेड सिस्टम है, इस आइसोलेटेड सिस्टम के क्या मायने हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम में कुल ऊर्जा जो है वो नियत रहती है। कुल ऊर्जा यदि नियत रहती है तो अन्योन क्रिया से पूर्व और अन्योन क्रिया के पश्चात इसकी तापीय साम्यावस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थात इनके कुल ऊर्जा अन्योन क्रिया करने से पूर्व और अन्योन क्रिया होने के पश्चात इन निकायों के से संयुक्त निकाय ए डैश ए स्टार जिससे हमने प्रदर्शित किया है उसकी कुल ऊर्जा का मान समान रहेगा, अर्थात ई आई प्लस ई आई डैश अन्योन क्रिया करने से पूर्व स्थूल निकाय ए और ए डैश की माध्य या हम ये कहें कि संयुक्त निकाय की कुल ऊर्जा को प्रदर्शित करती है अन्योन क्रिया से पूर्व। अन्योन क्रिया के पश्चात उस संयुक्त निकाय की कुल ऊर्जा ई एफ प्लस ई एफ डैश से हमने प्रदर्शित किया। टर्म्स को हमने रीअरेंज किया और हम लिख सकते हैं, इस ई आई को मैं इधर लेके गई राइट हैंड साइड में, तो ई एफ माइनस ई आई प्लस अगेन ई आई डैश को भी हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, प्लस ई एफ डैश माइनस ई आई डैश इज इक्वल टू 0। ई एफ माइनस ई आई को हम लिख सकते हैं, दिस इज द चेंज इन एनर्जी ऑफ द टू सिस्टम्स बिफोर म्यूचुअल इंटरैक्शन। ई एफ और ई आई का अंतर हमें क्या बताता है? अन्योन क्रिया से पूर्व दोनों स्थूल निकायों में ऊष्मा के मान में परिवर्तन। ई एफ डैश माइनस ई आई डैश हमें क्या बता रहा है? अन्योन क्रिया के पश्चात दोनों निकायों की माध्य ऊर्जा में परिवर्तन। यदि मैं यहाँ देखूँ तो डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई डैश इज इक्वल टू 0 और डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा ई डैश। इसका क्या मायने हुआ कि भौतिक निकायों में अन्योन क्रिया के कारण हुए ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा ई और डेल्टा ई डैश एक दूसरे के बराबर होते हैं। सामान्यतः जब हम निकाय ए और ए डैश में जब अन्योन क्रिया की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि इन निकायों में अन्योन क्रिया बाह्य प्राचलों के परिवर्तन पर निर्भर करती है। किन किन बाह्य प्राचलों के परिवर्तन पर निर्भर करेगी? अगर तापीय साम्यावस्था नहीं है या ऊष्मीय साम्यावस्था नहीं है, इनको हम साम्यावस्थाओं के आधार पर हम इनकी ऊर्जाओं के परिवर्तन को कंसीडर करेंगे। इसको हम अगली क्लास में कंसीडर करेंगे। थैंक यू।